हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को जय श्री राधे राधे, जय मां रहना वाली। उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी आप सभी अच्छे होंगे। परसेंटेज की मैं लगातार वीडियो यूट्यूब पर अपडेट कर रहा हूं, लगातार वीडियो में डाल रहा हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा वीडियो जब एक साथ एकत्रित हो जाएंगे तो आप सारा डाटा आपके पास कलेक्ट नहीं हो पाएगा। जब भी मैं वीडियो डालता हूँ 45 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे की, तो आप जितने भी क्वेश्चन मैं उसमें देता हूं सभी से नोट डाउन करके फेयर कॉपी बनाते चलें, क्योंकि जब डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो हम कभी उस डाटा को एक साथ नहीं कर पाते हैं। आज तक आपने देखा होगा बिना भर्तियों के केवल 1 से 2% लोग पढ़ते हैं, बाकी के लोग तो जब भी जागते हैं बरसाती मेंढक की तरह जब भर्तियां आ जाती हैं और फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके अभी से अपने नोट्स बनाते जाएं और अभी से कमर कस लें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 1-2 महीने में सिलेक्शन नहीं होते मेरे भाई, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे राधे। आज का पहला क्वेश्चन लिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। वैसे मैंने बचत आय और व्यय पर आधारित ही ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे पिछला वीडियो अब आप जाकर देखोगे तो उसमें मैंने करीब 12 क्वेश्चन कराए हैं आय व्यय पर आधारित, एक से एक बैक टू बैक क्वेश्चन कराए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, और आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है जो विद्यार्थी यही वीडियो देख रहा हो तो उसको समझ में नहीं आए, तो इससे पिछले वाला वीडियो देख लें, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा है रमेश अपनी मासिक वेतन में से 26.2/3% बचाता है और खर्च 20% बढ़ जाने पर वो प्रति माह 4080 रुपए की बचत कर पाता है। उसका मासिक वेतन क्या है? ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? आप कहोगे साहब यस चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं किसको? 26 सही 2/3% क्या बनता है? देखो 26 3 78 और 2 80, 80/3% का आ जाएगा 100। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, आपका वैल्यू बन गया 4/15, ठीक है। और यह बात किसका कर रहा है? मासिक वेतन का। तो नीचे का जो है उसका क्या है? वेतन है। नीचे का क्या है? वेतन है। बचाता है तो ऊपर की क्या उसकी बचत है। ये बात आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, आय बराबर, फॉर्मूला नहीं है, एक तरीके से बोल सकते हैं जनरल नॉलेज है ये, तो अब भी आपको क्लियर हो जाएगा। आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। बचत प्लस खर्च आप सब जानते हैं आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च, ठीक है। अगर आपकी इनकम 15 है, आपका वेतन 15 है, तो अब 15 में से आपने 4 बचाया, 15 में से आपने क्या बचाया? 4 बचाया, तो आप बताइए खर्च कितना किया होगा? आप कहोगे साहब 11 है। आगे पीछे लिख लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे पीछे खर्च पहले लिख लो, बचत बाद में लिख लो, दोनों एडिशनल में है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर आगे उसने कहा है कि खर्च को 20% बढ़ा दें। जब हम 11 का 20% निकालेंगे तो हमारी कहानी जो आ रही है पॉइंटों में आ रही है, तो इसको सरल बनाने का एक तरीका है, सभी में 0 बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए? 0। आप कहोगे 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 110 और 40 150 रहेगा फिर भी। ये बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब 110 का कितना परसेंट? 20%। 110 का 10% होता है 11, तो 20% हो जाएगा 22। ये बात आप समझ गए, ठीक है। ये बात समझ गए। अब ये बताइए, आय के बारे में कोई जिक्र नहीं दिया है और कहा है बढ़ जाने पर प्रति माह 4080 रुपए की बचत कर पाता है। खर्च बढ़ाया है और बचत के बारे में जिक्र कर रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को थोड़ा तेज स्पीड में देखना चाहते हैं वो 1.25 पर देखें या 1.5 पर देखें। मेरा उद्देश्य है कमजोर विद्यार्थियों तक भी मेरा जो नॉलेज है, कमजोर विद्यार्थी भी उस नॉलेज को अपने आप में ग्रहण कर सके, मैं उनको लेकर अभी साथ में चल रहा हूँ, ठीक है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सपोज करिए आपके पिताजी ने आपको 150 रुपये दिए। कितने दिए? मार्केट जाने के लिए 150 रुपये दिए, और उन्होंने कहा कोई सामान खरीद कर लाना है। सपोज करो सामान का प्राइस जो था 110 रुपये, उन्होंने कहा 150 में से 110 रुपये खर्च करके आना है। कितना? 110 खर्च करके आना है। तो आपने कहा ठीक है, और 40 बचाकर लाना है। 40 बचाकर लाना है। जब आप मार्केट गए तो उसका प्राइस 110 की जगह 20% की बढ़ोतरी पाई गई, तो 110 वाला जो था 132 का हो गया। देखो 110 में जब 22 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 132। मतलब 150 में सब वो सामान कितने का आ रहा है? 132 का आ रहा है। तो आप बताइए बचाओगे कितने? आप सीधे सीधे बोलोगे जब सर 150 में से 132 खर्च हो गए तो 18 बचे। यस या नो? 18 बचे, ठीक है। 18 और 22 जोड़ेंगे तो ये 150 रहेगा। 150 लेकर गए और 150 का ही डाटा ये दे रखा है कि 150 का डाटा ये दे रखा है, पर आप कहोगे सर 18 और 22
22 नहीं, यहाँ ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ कितना बनना है 132। इससे समझें आप 132 बनना है। ये 22 की तो वृद्धि हुई है, कंफ्यूजन मत होना, 22 की वृद्धि हुई है। 132 और 18, 132 और 18 इन दोनों को जोड़ो, कितना बन गया 150 बन गया। ठीक है, इनकी जरूरत, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी लिखने की, लेकिन मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूं, ये बात समझ गए आप। तो कहने का मतलब है जब 22 की वृद्धि हुई 110 में, 22 की वृद्धि का मतलब वो 132 हो गया। जो सामान 110 का आता था वो 132 का आ रहा है। 150 में से 132 खर्च करने पर अब आपके पास कितने बच रहे हैं 18 रुपए बच रहे हैं, मतलब 18 यूनिट बच रहा है, 18 यूनिट बच रहा है। ये बात आप समझ गए। चलिए, जब आपके पास 18 यूनिट बच रहा है, सवाल मैंने इधर से इधर कर दिया है ना, 18 यूनिट बच रहा है, तो 18 यूनिट की वैल्यू आपको, बचत की वैल्यू दे रखी है 4000 कितना है 80, 4000 कितना है 80, 4080 की वैल्यू दे रखी है 18 यूनिट, क्योंकि 18 क्या बचत है, 4080 क्या बचत है। रुपए में 4080 की बचत है और यूनिट में 18 की बचत है। तो पूछना चाह रहा है कि उसका मासिक वेतन, और मासिक वेतन की यूनिट है 150। यहां आप देख सकते हैं आय 150, बचत का रेशियो 18, 22 की वृद्धि होने के बाद 18, पहले 40 बचते थे लेकिन अब 18 बच रहे हैं। क्यों? जब आपका खर्च बढ़ेगा, जब आपका खर्च बढ़ेगा तो बचत क्या होगी, कम होगी। जब खर्च बढ़ेगा तो बचत क्या होगी, कम होगी। ये बात आप सभी जानते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 से काटेंगे 6 बार और 3 से काटेंगे 50 बार, 6 से काटेंगे इसको, 6 से 6 बार 36, ठीक है, 36 बचा 4, 8 बार 48, 0। अब 50 का 68 में आप गुणा करोगे तो एक और तरीका है, आप इसमें 100 का गुणा कर दो, 50 में 100 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 100, 6800 का आधा कितना हो जाएगा 3400। ये आपके ऊपर है, 34, 1 0 ये है, 1 0 ये है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको काटा तो ये कटा आपका 68 बार, यहां आपका हो गया 0, 1 0 ये, 1 0 ये, 34,000 आपका राइट आंसर आएगा, 34,000 आपका राइट आंसर आएगा। ये बात समझ गए। हमने इसको 50 को क्या किया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, 50 का मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया 100, 100 में कितनी जीरो हो गई, 2 0, 2 और 1 3 0, 3 0 ये हो गई, और ये हमारा कितना हो गया 68, 68 का आधा कितना हो गया 3400। डायरेक्ट आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। वो कह रहा है ए का जो भी आय है वो उसका 95 खर्च कर देता है और बी की जो भी आय है वो उसका 80% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत समान है, इक्वल क्या है, इक्वल क्या है, इनकी सेविंग इक्वल है, बचत लिख के बता दे रहा हूं, समझें, इनकी बचत समान है। जब इनकी बचत समान है तो एक बात बताइए, ए जो है कितना खर्च करता है, आप कहोगे 95 खर्च करता है, तो ये बताइए बचाता कितना है, आप कहोगे सब 5% बचाता है। भैया जब ए 95 खर्च कर देता है, आप अपनी इनकम का 95 खर्च कर देते हो, तो बचाते कितने हो। ए अपने वेतन का, वेतन मतलब आय का 95% खर्च करता है तो ए 5% बचाता है, और बी अपने वेतन का 80 खर्च कर देता है तो बी अपना कितना 20% बचाता है। तो और दोनों की बचत क्या है, समान, बचत बराबर बचत, हमने इसलिए इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे परसेंट से परसेंट, 5 से कितने बार 4 बार, तो ये हो जाएगा ए रेशियो बी, ए रेशियो बी बन जाएगा 4:1। ठीक है, अब ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, आप समझ सकते हैं कैसे बना है। ठीक है, ए रेशियो बी बराबर 4:1। अब उसने बोला है ए और बी के वेतन का योग 43,000 दे रखा है, ए और बी के वेतन का योग 43,000 दे रखा है। 43,000 में से उसने पूछा है एंड में ए का वेतन रुपए में क्या होगा, किसका वेतन पूछना चाह रहा है, ए का। तो ए का वेतन कितना है, आप कहोगे सर 4 यूनिट वेतन है ए का। सहमति दोनों की, 4 और 1 5। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, किसी विद्यार्थी को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बात देख लें कैसे बना होगा। ए के साथ क्या बचा होगा, जब कट गया तो 1, और बी के साथ क्या बचा होगा 4। तो ए के नीचे ले आइए बी, 4 को वहीं रहने दीजिए, इस 1 को नीचे ले जाइए, तो ए की रेशियो 4, बी का रेशियो 1। ये बात समझ में आ गई। और मैंने बताया था ए के सामने वाला होता है, बी के सामने वाला होता है। बस अब कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन अब आप 5 से काट दीजिए। एक तो ये तरीका है और दूसरा ये तरीका है, मैं अलग
कलर से लिख देता हूं। इसमें हम 20 का गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा नीचे, आप कहोगे 100, तो 20 का गुणा ऊपर ही करना पड़ेगा, 20/20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और 20 पंजे 100, और 100 का मतलब है 2 जीरो खत्म, सीधा सीधा फंडा। अब कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल 2, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना आ गया 34, 1 2, 2 जीरो पीछे लगा दीजिए, 34,400 राइट आंसर। मतलब कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, आप ऐसा नहीं है कि सर 20 का गुणा क्यों किया, भैया 20 पंजे 100 कर दिया, 2 जीरो कटा दी, और 20 का हमने ऊपर गुणा भी कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 344 के साथ हमने डबल जीरो लगा दी। आप ऐसा भी कर सकते हो, 5 का भाग दे के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कैसा आपका माइंड काम करता है। जरूरी नहीं है कि आप मेरे हिसाब से चलो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए की आय बी की आय का 60% है, इंपोर्टेंट डाल दीजिएगा। ए की आय बी की आय का 60% है और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। यदि ए की आय बी की व्यय का 75% है तो ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा, ए की आय बी की आय का, ए की आय बी की आय का 60% है, कम ज्यादा नहीं है, केवल है, तो बी है 100 और ये है 60, ये कौन है आय। ये बात हो रही है इनकम की, ए की आय बी की आय का, मतलब ए की जो आय है बी की आय का 60% है। अब अगला पढ़िए, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। चलो मैं इसको व्यय मतलब खर्च, ए का व्यय बी के व्यय का, ए का जो व्यय है बी के व्यय का 70% है। सपोज करो मैं ऐसे लिख दूं, अब समझना, अगर मैं इस लाइन को अभी लिख दूं और वाली लाइन को, इसको अभी मैं बीच में एक सिस्टम से लिख दूं, तो क्या ये बात सही है? कोई व्यक्ति 60 रुपए कमाता है तो 70 कैसे खर्च कर लेगा भैया जी, आप बताइए। कोई व्यक्ति 60 रुपए कमाता है, वो 70 कैसे खर्च कर लेगा? ये बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि विद्यार्थी एक तरफ से पढ़ता हुआ चल रहा है, अब उसने कहा 60, जब सर ने ये बना दिया तो इसको भी ऐसे बनाते हैं। आप एक बात बताइए, 60 कमा रहा है, आप 70 कैसे खर्च कर लोगे? इनकम से ज्यादा कैसे खर्च कर लोगे? तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये रेशियो अभी आने वाला नहीं है। इस रेशियो को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इस बात को, यहां तक की को। अब आगे पढ़ते हैं। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, इसको समझें। ए की आय बी के व्यय का 75% का मतलब होता है 3/4। सुन लेना, 3/4 कहां से आया है? 75% का मतलब होता है 3/4। ए की आय जो है, ए की आय मतलब ए की आय का कंपैरिजन बी के व्यय के साथ हो रहा है, जो 75% है, 3/4 है। तो अब यहां से समझ में आ गया कि ए और बी का जो रेशियो है, वो रेशियो क्या बनना है? 3:4। लिख दो या फिर यही समझ लो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बता ही दिया है कि क्या है। ए की आय 3 के रेशियो में और बी का व्यय 4 के रेशियो में। तो यहां ए की आय 3 के रेशियो में और यहां ए कितना है? 60। तो हम बोल सकते हैं कि 60 यूनिट जो है, मतलब 60 रुपए जो है 3 की वैल्यू है। देखो समझो, ए की यूनिट कितनी है? यहाँ 3। किसकी यूनिट है? आय की। आय की कितनी यूनिट है? 3। और यह आय कितना है? ये किसका आय है? ए की आय। कितनी यूनिट? 3। और यहाँ आय कितनी है? 60। तो 60/3। और हमें चाहिए क्या? बी का व्यय। बी का व्यय चाहिए, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई 3 से कितने बार? 20 बार। 20 चौक कितना? 80। 20 चौक कितना? 80। समझे? ये हो गया 80। अब समझो, बी का जो व्यय है, बी का जो व्यय है 4 के अकॉर्डिंग, ये 3 के अकॉर्डिंग कितना है? 60। और ये 4 के अकॉर्डिंग कितना है? 80। ये बात समझ गए? हमने निकाल दिया। 60 जो है 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू पूछा है। 4 कौन? बी। बी की वैल्यू पूछा है, तो कितना हो गया आपका? 80। अब देखो 80 का, और ये कितना है? 60। 80 का जब आप निकालोगे, 80 का जब 75% निकालोगे तो 60 ही निकलेगा। 80 का जब आप 75% निकालोगे तो 60 निकलेगा, क्योंकि 80 का जो 50% होता है वो 40 होता है, ठीक है। इसका जब आप 25% और निकालोगे तो 60 निकलेगा। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? इसकी। अब आगे एक और लाइन बोला उसने, यहां तक का क्लियर हो गया। तो ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हमारे पास एक लाइन और दी थी जो हमने होल्ड कर दी थी। अब उस लाइन को पढ़ो। ए का व्यय
ए का व्यय नहीं निकला है, देखो बी का निकल गया, व्यय निकल गया, बी की आय निकल गई, बी का व्यय निकल गया, ए का केवल आय निकला, ए का व्यय नहीं मालूम है। अब वो इस लाइन से क्लियर होगा, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, तो हम यहां लिख देते हैं ए का व्यय, ए का व्यय बी के व्यय का, किसके व्यय का, बी के व्यय का कितना, 70% का मतलब 7/10। अब समझो, अब हमारे पास जो व्यय किसका दे रखा है, ए का व्यय हमारे पास है क्या, आप कहोगे नहीं है साहब, ए का व्यय हमारे पास नहीं है। बी का व्यय है क्या, यस, बी का व्यय कितना, 80। तो 80, ये जो 80 है, बी का जो व्यय 80 है वो किसके बराबर है, आप कहोगे साहब 10 के बराबर है। 80 जो है वो किसके बराबर है, आप कहोगे साहब 10 के बराबर है। देखिए बी का व्यय कितना है, 80, और 80 का कितना यूनिट है, 10। तो 80 जो है 10 की वैल्यू है, और ए का वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 0 से 0 और 8 और 7 का गुणा कितना हो गया, 56। ये आपका रफ कार्य है, ये आपका रफ कार्य है, ये बात ध्यान रखना। इतना मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये सब हटा देते हैं। आप अपने जब फेयर कॉपी नोट कर रहे होंगे, जो मैंने अभी हटाया है इसको आप एक तरफ लिख जरूर लीजिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये आया कहां से, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब एक बार यहां दोबारा समझ लें, फिर रिपीट कर रहा हूं। ए की आय बी की आय का 60%, पहली लाइन क्लियर हो गई होगी। ए का व्यय बी के व्यय का होल्ड कर दिया था, यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, ठीक है, तो हमारा जो 60 था वो किसकी वैल्यू था, 3 का गुणा 4 करके हमने 80 निकाला, 80 का 70% 56 निकाल दिया। कैसे किया हमने आपको सब बता दिया। अब बोला ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात। अब जानते हो आय में से जब व्यय, आय में से जो इनकम में से जो आप खर्च कर दोगे तो जो घटाओगे तो क्या बचेगी, बचत बचेगी। 60 रुपए कमाते हो, 56 खर्च कर दिया, भैया कितना बचाया, आप कहोगे साहब 4 बचाया। 100 कमाते हो, 80 खर्च कर दिया, कितना बचाया, आप कहोगे 20। कैलकुलेशन करोगे तो 1:5, 1:5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1:5, 1:5, 2 रेशियो मिल रहे हैं तो एक रेशियो को चेंज कर दो, 2:5 कर दो, तो हम पहले वाले को सही मान लेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे टाइप हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी हिसाब का दूसरा क्वेश्चन भी हमने सेम लिया है इसी पैटर्न पे, क्यों एक के बाद दूसरा क्वेश्चन का भी रिपीटेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आपका भी डाटा क्लियर हो पाएगा। ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है। अब देखो पहले बोला था है और यहाँ बोल दिया था कम है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले वाले सवाल में क्या बोला था, पहले वाले सवाल में बोला था कि ए की आय बी की आय का % है, और यहाँ क्या है, कम का जिक्र है। तो हम लिखेंगे यहाँ ए और लिखेंगे बी। ए की आय बी की आय की तुलना में, तो बी हो गया 100, कंपैरिजन 20 हो रहा, 60% कम है यानी 40 है, यानी 40 है, कम है, 60 नहीं है, कम है। ये बात पिछले वाले सवाल में 60 था, 60 है, और कम और अधिक में अंतर होता है, ठीक है। कम घटाकर लिखते हैं, अधिक जोड़कर लिखते हैं। फिर उसने कहा है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। ये हो गई आपकी इनकम, मतलब आय, और एनम बचत पूछ रहा है तो ये हो गया आपका व्यय। ध्यान दीजिएगा, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, तो ये लाइन तो हमारे पास ब्लैंक है, तो अभी इसको हम होल्ड कर देंगे, इस वाली कहानी को होल्ड कर देंगे यहाँ तक, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए। फिर ए की आय बी के व्यय का 70% है, तो समझो ए की आय किसके, बी के व्यय का 70% का मतलब फ्रैक्शन हो गया 7/10। आप कहोगे साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो आय देखिए वहां कितना है 7, और यहां आय कितना है, क्योंकि ए की आय देखना है, किसकी, ए की आय रेशियो में कितनी है 7, और ए की आय यहां डिजिट में कितनी है 40। तो क्या 40 7 से कटेगा, आप कहोगे साहब बिल्कुल नहीं कटेगा। कटेगा तो सही, लेकिन दशमलव में कटेगा, और दशमलव में कटने का मतलब है आपकी पिक्चर कहीं ना कहीं उलझ जाएगी। तो उस पिक्चर को सुलझाने के लिए एक तरीका है बहुत ही प्यारा, उस तरीके को सभी विद्यार्थी फोकस करें। अगर 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो पूरे इस आय में 7 का मल्टीप्लाई करने पर, आप कहोगे साहब ऐसे कैसे कर दिया, भैया रेशियो में किसी का भी गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने, रेशियो में किसी का गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नोट करके लिख लेना, ठीक है। तो हमने 7 का गुणा करेंगे तो देखिए 7 चौक 28। अब हमारे पास जो इनकम हो गई, ए की आय हो गई 280, और ये हो गया 700।
अब हमने गुणा कर लिया। गुणा क्यों किया? क्योंकि हमारा 7 से कट जाए। अब बस सेम सिस्टम। अब 280 जो है, 280 जो के आय है, और ए की आय यूनिट में कितनी है आप कहोगे 7, और पूछी किसकी जा रही है? बी का व्यय, और बी का व्यय की यूनिट कितनी है? 10। 10 का गुणा कर दो, 7 चौक 28, कितना आ गया? 400। तो बी का व्यय कितना आ गया? 400। इससे मतलब नहीं है, 280 और 700 से मतलब है। तो 400 आ गया। अब आगे पढ़िए। अब उसने कहा है कि ए का व्यय, अब इस लाइन को पढ़िए, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। 60% का मतलब होता है 3/5 के बराबर है। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के क्या है? बराबर है। ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। 3/5 रेशियो आ गया। अब हमारे पास बी का व्यय है। बी का व्यय कितना है? व्यय कितना है? 400। तो 400 किसकी वैल्यू है? 5 की। 400 किसकी वैल्यू है? आप कहोगे सब 5 की वैल्यू है 400। चाहिए किसकी? ए की। ए का कितना व्यय है? 3। 5 से कितने बार? कितना? 240। ये बात समझ गए होंगे। 5 से कितने बार गया? 8 बार। तो 8 दिया 24, 240। तो हमारे पास जो आया वैल्यू वो कितनी आ गया? ए का व्यय कितना आ गया? 240। अब इन सबको हम हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे। फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लेना जो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा में लिखा है, क्योंकि अभी तत्काल में तो आपको याद रहेगा, बाद में आप भूल जाओगे। चलो यहीं देख लेते हैं। चाहिए क्या? बचत। चाहिए क्या? बचत। $280 में से 240 खर्च करता है, तो आप बताइए कितना बचाता है? आप कहोगे साहब 40 बचाता है। 700 में से 400 खर्च करता है तो कितना बचाता है? आप कहोगे साहब 300 बचाता है। देखिए 0 से 0 गया, 2 से 2 बार और 2 से 15 बार। तो आपका जो आ रहा है रेशियो वो आ रहा है 2:15। 2:15 क्या है? 2:15। यस, ऑप्शन सी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। उसकी आय जो थी 40 थी, उसका जो आय, ए की आय 40 थी, बी की आय 100 थी, लेकिन 40 का जब हमने देखा फ्रैक्शन जो वैल्यू बन रहा था, जो हमारे पास यूनिट आ रही थी वो 7 की यूनिट आ रही थी आय के लिए, तो हमने उसको कैलकुलेशन हमारी ना उलझे तो इसलिए हमने पूरे रेशियो में 40 और 100 के रेशियो में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने नई जो संख्याएं बनाई हैं वो बनाई है 280 और 700। ठीक है। अब उसने कहा है, उसने कहा ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, लेकिन हमने उससे कितना? 400 निकाला। 400 निकालने के बाद हमने यूनिट निकाली और हमने बी का, ए का भी व्यय निकाल दिया। अब 280 में से 240 खर्च करता है तो 40 बचाता है। 700 में से 400 खर्च करता है 300 बचाता है। तो उनका रेशियो आ गया 2:15। यही सवाल का राइट आंसर है। बैक टू बैक आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, इससे ज्यादा आपका लेवल नहीं पूछेगा, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। श्रीमान कपूर, रेस्पेक्टफुल नाम दे दिया है, श्रीमान कपूर, कोई कपूर साहब हैं, अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष 70%, ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश पुलिस का जब मैं पेपर दे रहा था वर्ष 2013 में, एक शेष लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? शेष। वो शेष से ही पूरी पिक्चर उलझ गई थी। शेष एक बार लग जाए, उसके बाद संख्या देता जाए तो सभी ऐड हो जाती हैं। बार बार शेष लगता जाए तो बार बार का मतलब जो भी वैल्यू बचती है उस पर काउंट करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक विद्यार्थी जो मेरे बगल में बैठ के पेपर दे रहा था, उसने इसी सवाल पे कम से कम 7-8 मिनट खराब कर दी थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो शेष पर ध्यान देना। उसने कहा श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है, 20 खर्च करता है, और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। तो आप ऐसा मत करना 20 और 70 जोड़ के 90 दे दो भैया, 20 और 70 जोड़ के 90 दे दो। ऐसा कब होता? सुन लो। अगर वो कहता कि कुल आएगा 20% मकान किराए पर तथा लगाता या और लगाता, तथा लगाता या और लगाता, 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है, तो 70 और 20 आप 90 जोड़ देते। तथा का जिक्र हो और का जिक्र हो तो जोड़ दीजिए, लेकिन तथा और की जगह शेष का जिक्र हो तो मन जोड़िएगा। ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, देखें 20% मकान के किराए पर 20% लिखिएगा, क्योंकि आपको ऐड तो करना है। लेकिन अब आपको 20 अगर कोई चीज अपने आप में 100% है, इनकम आपकी 100% है, 100% में आपने 20 खर्च कर दिया, तो ये बताओ रिमेनिंग मतलब शेष कितना बचा होगा? आप कहोगे साहब 80 बचा होगा। यस या नो? ये बात समझ गए सब?
उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे कि 100% में से 20% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग बचा 80%, है ना। 80% का 80% क्या है, रिमेनिंग है, शेष है। 80% का 70% खर्च करता है, तो इसका 70% निकालना ना कि 100 का, और विद्यार्थी वही सोचता है 100 का कर देता है। जो जानते हैं टैलेंटेड बच्चे उनके लिए नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। 0 0 कितना हो गया 56। तो 20% खर्च करता है वो 100% में से, और शेष मतलब 80 में से, शेष में से 70% खर्च करता है, तो मतलब यानी कितना हो गया 56। तो 56 खर्च करता है, 6 5 और 2 7, यानी वो 76% खर्च करता है केवल, और 76% करता है 100 में से। तो 100 में से जब 76 आप घटाओगे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, 24% बचता है। ये तो सब जानते ही होंगे, और घटाई लोगे 100 में से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात एक बार सुन लीजिए, 20% मकानी किराए पर, फिर शेष बचा 100 में से 20 गए तो 80 का 70% यानी 56। दिख भले 70 रहा है पर किया कितना है 56, क्योंकि शेष का है, ठीक है। चलिए, यदि उनकी बचत 1800 रुपये है बचत, तो ये बताइए, ये जो अभी तक आपका जो चल रहा था खर्च था 76%, ये है आय, ये है खर्च, और आय में से जब खर्च निकाला तो 24 क्या बचा होगा, सेविंग, बचत, यस या नो। तो सेविंग बची है कितनी आपकी 24 का दे देंगे भाग, 1800 में 24 का दे देंगे भाग, और पूछा क्या जा रहा है, उनकी कुल आय रुपए में क्या होगी, और कुल कितने परसेंट माना था हमने 100%। कुल इनकम कितनी थी 100%, 100% ही तो काउंट किया है कुल इनकम को, कितना 100% ही तो काउंट किया है। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, 6 से कितने बार 4 बार, 6 से कितने बार 3 बार, 300, 4 से 25, और 25 और 3 का गुणा होता है 75, पीछे है 2 0, 7500, 7500 ऑप्शन बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप बनाइएगा, जब तक हम पानी पी लेते हैं, पानी का ब्रेक लेते हैं। चलिए देखिए, उसने कहा एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, तथा शेष आय, ये आय है, ये नहीं है आय, ठीक है, शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय क्या है। चलिए देखिए, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा, देखो मैंने बोला ना अभी तथा, इससे पहले वाले सवाल में क्या था शेष, तथा बोले या और बोले तो जुड़ जाता है, तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। 24 और 62 दोनों ही मिला के व्यय करता है। इसका मतलब वो 86% क्या करता है, व्यय करता है। जब 86 व्यय करता है तो 14% क्या करता है, आप बता दोगे सब बचत करता है। अब ये मत पूछना 14 कहाँ से आया, 86 और 14 100 होता है, 100 में से 86 घटा दिया 14 आ गया। ये बात तो समझ गए होंगे। चलिए, अरे समझे कि नहीं समझे भैया, 24 और 62 जोड़ा क्यों, जोड़ा इसलिए तथा की वजह से जोड़ा है, तथा की वजह से ऐड कर दिया है, ठीक है, शेष नहीं है यहाँ, तो जोड़ दिया, कितना हो गया 86। और क्या करता है, व्यय मतलब खर्च, खर्च 86 कर रहा है 100 में से, तो बचा कितना रहा है आपका, होगा साहब 14 बचा रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उसने कहा है तथा शेष आय की बचत करता है, ठीक है साहब 14 बचाता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये है तो बचत का रेशियो दे रखा है 6300 कितने की वैल्यू है, 14 की वैल्यू है। तो उसकी कुल आय मतलब वही 100%, 7 दूनी 14, 7 से 9 बार, 2 से 45 बार, 45 के साथ 1 0, 2 0 अलग, कितना आ गया 45,000 राइट आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई बनाइए।
2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। चलिए सवाल कराते हैं। सवाल कराने से पहले हम आपको बता दें, बार बार मैं आपको समझाते जा रहा हूं, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, हर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। मध्य प्रदेश पुलिस में अभी फिजिकल की डेट आने वाली है, ये बात आपको क्लियर है। लेकिन फिजिकल की डेट उन्हीं को आने वाली है जिनके पेपर अच्छे गए हैं। लेकिन जिनके पेपर अच्छे नहीं गए हैं वो सो क्यों रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि भैया 6 महीने साल भर की मेहनत में आजकल सिलेक्शन नहीं होते हैं, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। देखिए, अगर आप कुछ बन जाते हो तो आपकी वैल्यू है, नहीं बनते हो तो आपके घर में ही इज्जत नहीं है 2 कौड़ी की, ये बात आप भी जानते हो। तो भैया इज्जत बनाना आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप पढ़ोगे तो आपकी इज्जत आपके हाथ में है, नहीं पढ़ोगे तो बेइज्जती तो रोजाना होती है, और बेशरम हो गए हो तो उनका कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने की आदत है। तो भैया 2500 लोग हैं, उनमें से केवल 60% बचत करते हैं, बाकी के जो 40% बचे वो बचत ना करते हुए खर्च करते होंगे या कुछ भी करें। लेकिन हमें केवल ये बताया 2500 में से केवल 60% लोग बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में और शेयर मार्केट में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या। तो कहने का मतलब हमें बचत पहले निकाल लें। तो 2500 का 60% निकाल दें। 60% होता है 3/5, 60% होता है कितना? 3/5। लेकिन हम लिख के बता दे रहे हैं 60%, जिससे किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे अनुसार बिल्कुल 25 और 6 का गुणा हो गया 150, 150 हो गया, पीछे एक जीरो और लगी है, कुल मिला के हो गए 1500 लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं। कहने का मतलब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 1500 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जिनकी आदत है बचत करने की। ये बात क्लियर हो गई। ये कौन से लोग हैं? सेविंग करने वाले, सेविंग करने वाले 1500 लोग हैं सेविंग करने वाले, ये बात क्लियर। यदि उसमें उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं, 1500 का 30%, 1500 का 30%, 1500 का 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं। 32% ऐसे हैं जो डाकघर में बचत करते हैं, और शेष, अब उसने बोला है ना करते हैं, और शेष अब कोई अपने आप में जो बचत हो रही है वो भी अपने आप में 100% रही होगी, ये बात समझ रहे हैं आप भैया। जो सेविंग होगी वो अपने आप में 100% होगी। 100% में से 30% उसने एक बैंक में जमा बचत कर ली, 32% उसने अपना डाकघर में बचत कर ली, तो 30 और 32 हो गया आपका कितना? 62%। तो 100 में से जब ये 62 घटेगा तो आपका आ जाएगा 38%। अब ये मैं सोचना कि सर ये 1500 तो 60% के बराबर है, ये नहीं। अब 1500 जो भी अपने पास सेविंग है वो अपने आप में 100% है। अब ये सेविंग में से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सेविंग में से हमने बैंक में जमा किया 30%, सेविंग में से हमने 32% डाकघर में जमा किया, तो शेष कितना बचा? सेविंग। और सेविंग अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। इन सब डाटा को जोड़ोगे तो आपको 100। अब इनकी वैल्यू निकालने की हमें जरूरत सबकी नहीं है, जिसकी पूछा केवल उसी की निकालेंगे। शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? शेयर धारक ये है, शेयर धारक, शेयर मतलब शेयर मार्केट, शेयर जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं ये शेयर धारक हैं 38। ये इसका पूछा नहीं, तो हम सबका क्यों निकालें? हम केवल 1500 का 38% निकाल देंगे, खत्म। हम केवल 1500 का 38% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120, 120 के पीछे आ गई जीरो, जीरो सबके पीछे ऐसे हम ऑप्शन लगा नहीं सकते, तो आगे गुणा करते हैं। 15 अट्ठे 120, हासिल आ गई आपकी 12, 15 3 45, 45 आप देख रहे हो, 5 और 2 7 और 4 और 1 5, 570 आपको मिल रहा है। 570 आपका डी राइट ऑप्शन। अगर जीरो किसी और में ना होती, केवल एक में होती, तो हम पूरा आगे कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं थी। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक डाटा क्लियर हो गया होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 100 मानेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल रखा है, मेरे को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटिव, फालतू की कुछ मत करना भैया, है ना। चलिए, इतना टाइम अपने पास नहीं रहता क्या फालतू के क्वेश्चन करें अपने से। पढ़ाई से संबंधित पूछ सकते हो, नो डाउट।
अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी क्या है। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल साधारण ब्याज में भी चला जाता है, ये सवाल परसेंटेज में भी चला गया आपका, ये बात क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि हमें साधारण ब्याज भी जो मिले वो भी परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगेगा ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन तो नहीं है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि साधारण ब्याज लिखा भी नहीं है, लेकिन जो रेट ले रहा है 7% 8% ये इंटरेस्ट ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक आदमी ने अपनी पूंजी का, पूंजी मतलब उसकी जो भी कैपिटल होगा उसका 1/3 भाग 7% पे, जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो उसको बनाने का बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखना। 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग मालूम नहीं है हमको, और शेष भाग 10% पर निवेश किया, जमा कर दिया बैंक में। यदि उसकी वार्षिक आय, जो पैसा जमा किया जिसपे उसने 7% 8% 10% लिया, जो पैसा उसको मिला वो 561 रुपये के बराबर हो गया, तो पूंजी क्या है। 561 एक तरीके से यहाँ समझिए, बहुत से बच्चे सोचेंगे वार्षिक आय 561 रुपये है तो फिर पूंजी क्यों पूछ रहा है, पूंजी फिर पैसा अलग है कि भाई ये जो 561 है ना, ये एक तरीके से ब्याज है। क्या है ये? ब्याज है, इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है। अब कहोगे साहब इंटरेस्ट कैसे आ गया? 7% 8% 10%, ये दर है। जब किसी दर लग जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब इस प्रकार का हो 1/3 1/4 हो तो इसमें बताना चाहता हूं मैं आपको कि इसके हर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 तिया 12, और जो 12 आ रहा है उसी का आप क्या करना है? ऊपर गुणा कर देना है, इजी हो जाएगा। 3 से कितने बार? 4 बार। 4 से कितने बार? 3 बार। 4 और 3, अभी बताओ टोटल हमारा कितना माना था हमने? 12। 12 में से 4 और 3 हो चुका है तो बचा कितना? 4 और 3 7, 7 और 5 12। तो इसको लिखने का तरीका है 3 और 4 का एलसीएम कितना लिया? 12। तो जो 12 आपका आ रहा है वो है टोटल पूंजी। कितनी है? टोटल पूंजी 12 है, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है तो 12 की जगह हम मानेंगे 1200। अब आप कहोगे साहब 1200 क्यों माना? थोड़ा देर रखिए, बताता हूं आगे, ठीक है। हमने माना 1200, 1200 का 1/3 निकालो, 1200 का 1/3 निकालो तो 3 चौक 12, तो आपका 1/3 निकलेगा 400। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। 1200 का 1/3, ठीक है। 1200 का 1/4 निकालो, 1200 का 1/4 निकालोगे 4 तिया 1200, ये निकलेगा आपका 300। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं। अभी बताओ 400 300 कितना हो गया? 700। 1200 में से अगर 700 आ चुका है तो बचा कितना होगा? आप कहोगे साहब 500। यही है आपका शेष, यही है आपका क्या? शेष। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने इसको 20 क्यों माना? कि जब हम इसका 7% निकालेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या निकालेंगे? 400 का, क्योंकि उसने बोला ना 1/3 भाग 400 बनना है, 400 का 7%, और 7% निकालेंगे तो परसेंट का नीचे 100 आएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएंगी, तो हमारा जो आंसर है वो दशमलव में नहीं जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो या हम 12 यूनिट माने या 1200 माने, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये 1200 है, ये हमारा क्या है? माना हुआ धन है। माना हुआ क्या है? धन है। माना हुआ धन है। कितना? 1200। 1200 का 400 7% पे, 1200 का 300 8% पर, और शेष 10% पर। खत्म। इसी के साथ सवाल आपका खत्म हो चुका है। परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी तो 7 चौक 28 है ना। परसेंट सबके साथ है, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे तो 8 तिया 24, परसेंट से आपकी 2 जीरो कटेंगी तो कितना आ गया? 50। जोड़ दो 28 24 आपका 102। 102 आपका एक तरीके से क्या है? इंटरेस्ट बन रहा है। अब आप कहोगे सब इंटरेस्ट वाला सवाल, ब्याज वाला सवाल इसमें कैसे आ गया? ब्याज वाला नहीं है भैया, समझो। आप साल का 1200 रुपए कमाते हो, 1200 यूनिट, ये कंफर्म एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, आंसर अभी आना बाकी है। 1200 रुपए आपके पास हैं, 1200 का 1/3, 1200 का 1/3 बनता है 400 रुपए। आपने 400 रुपए 7% बैंक में जमा कर दिया तो 400 का 7% के हिसाब से आपको 28 रुपए ब्याज मिला। 1200 का 1/4 300 रुपए आपने 8% पर जमा करा तो आपको उसका 24 रुपए ब्याज मिला। 1200 का आपने शेष 400 300 700 हो गया, 1200 में 700 गए तो आपका बचा 500, और 500 को आपने 10% पे जमा किया तो आपको ब्याज मिला 50 रुपए। ये बात समझिए, ब्याज का जिक्र नहीं किया। ये सब मिलाकर आपको 102 रुपए मिले, और यही कहा उसने वार्षिक आय
यूनिट में 102 मिले, लेकिन उसके एक्चुअल में कितना मिला उसको आप कहोगे साहब 561 मिला। ये मैं हटा देता हूं, आप समझ गए होंगे, एक तरफ आप नोट करके लिख लेना। मतलब 561 उसको पूरी इस घटना के साथ उसको 561 रुपए ब्याज के रूप में मिले, और 561 की यूनिट में वैल्यू आ रही है 102, जो मैंने आपको ये लेके दिखाई है। ये बात आप समझ गए होंगे, 102 502 की यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि यही हमें अतिरिक्त, क्योंकि हमने जो पैसा जमा किया है 7%, 8%, 10%, उस पर हमें इतना मिला है 102 यूनिट। 561 की वैल्यू 102 यूनिट है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों तो पूंजी क्या है, और पूंजी मैंने कितनी मानी है, 1200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बात समझ गए आप। चलिए 17 से काटिए, 17 से 6 बार, 17 से 3 बार, 17 थी 51 बचा 5, 17 थी 51, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, ये आ गया 200, 33 दूनी होता है आपका 66, 66 के साथ डबल जीरो लगाओगे तो आपका 6600 राइट आंसर। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा सवाल है यार, ये भी बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाइयों, करिए। चलिए मैं बता देता हूं, समय न गवाते हुए, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ बोल दो या योग बोल दो 72,000 रुपये है, क्रम से अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। 80, 85, 75 ये सब परसेंटेज में ही है, इनके साथ लास्ट में लगा दिया है ना, 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8, 9, 20 हो तो ए का वेतन क्या है। देखिए समझिए, ए अपने वेतन का, वेतन मतलब आय का, आय कितनी होगी अपनी 100 होगी, आय सबकी कितनी होगी 100 होगी। आप कहोगे यस, आय तीनों की अपने आप में 100% होगी। वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो बताइए बचाता कितना है। आप कहोगे साहब ये 80 खर्च करता है तो 20 बचाता है, ये अगर 85 खर्च करता है तो ये 15 बचाता है, ये अगर 75 खर्च करता है तो 25 बचाता है। ये मैं बात समझ गए होंगे। ये जो भी है वो किस में है, परसेंटेज में। ये जो वैल्यू है वो किस में है, परसेंटेज में। पहले मान लो 3 लोग हैं, हर व्यक्ति जो है ए बी सी, हर कोई व्यक्ति अपने आप में 100% कमाता है, ये भी 100%, ये भी 100%, है ना। ये बात समझ रहे हैं आप। 100% में से जब इसने 80 खर्च कर दिया, क्योंकि बोला ना प्रतिशत खर्च कर देते हैं, तो ये कितना, ए कितना बचाता है, बी कितना बचाता है 15, सी कितना बचाता है 25। लेकिन बात यह है, ये तो ठीक है, ये तो उन तीनों के बचत का अनुपात भी दे रखा है, फिर बचत का अनुपात दे रखा है कितना, 8, 9 और 20। अब दिक्कत यह है कि ये भी बचत, ये भी बचत, ये बचत है रेशियो में, ये बचत है परसेंटेज में। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू बचत और बचत से हम इसकी आय निकालेंगे। जब बचत का रेशियो दे रखा हो, बचत का परसेंटेज आपके पास हो, तो आप उसका आय निकाल सकते हो। क्योंकि जब उसने बोला ए का वेतन, और ए का वेतन जब ही निकाल पाएंगे जब तीनों का रेशियो वेतन में हमारे पास हो। तो इसका मतलब है बचत बराबर बचत, कहते हैं ना गरीब बराबर गरीब, अमीर बराबर अमीर, बचत बराबर बचत। मैं एक लिखकर बता देता हूं आपको, जिससे कि आप समझ पाएं बचत बराबर बचत कैसे रखेंगे। हम लिखेंगे ए की आय, ए की बचत, क्या लिखेंगे, ए की बचत, ए की बचत बराबर ए के रेशियो, जो रेशियो दे रखा है उसकी बचत। ए की बचत परसेंटेज में कितनी है, ए लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, काकी की बचत कितनी है, आप कहोगे साहब 20%, इसका रेशियो कितना है, आप कहोगे साहब 8। ये बात क्लियर है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए गुणा 20, 20 को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 1/5 बराबर 8। तो ए का जो आय का रेशियो, ये 40 भी अभी रेशियो है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम रेशियो के साथ कर रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है, मतलब ए की बचत बराबर ए का रेशियो, ऐसे तीनों को लिखकर आप करिए। तो इससे क्या होगा, सवाल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम अगर शॉर्ट में लिख दें तो आप समझ जाइएगा कैसे। मैंने आपको वो डिटेल बता दी है। अगर इसी को हमने शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इनके अनुपात लिखिए 8, अनुपात लिखिए 9, अनुपात लिखिए 20,
उम्मीद करता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी में भाग दे दीजिए 20% गुणा 100, 20% गुणा 100 कितना परसेंट है? 15% गुणा 100 कितना है? 25% गुणा 100। ठीक है, अगर हमने 20% का भाग 15% का भाग 25% का मतलब बचत के रेशियो में बचत के परसेंटेज का भाग, क्या बोला मैंने? बचत के रेशियो में बचत के परसेंटेज का भाग लगा देते हैं तो ये सारी चीजें हमें इनकम के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। ए बी सी की क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। जब हम भाग दे देंगे 8, 9, 20 क्या है? रेशियो हैं, लेकिन जब हम रेशियो में 20%, 15%, 25% का भाग देंगे तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये आपका बन जाएगा क्या? इनकम। ये बात याद रखना। कैसे बना डिटेल में मैंने आपको बताया था। ए की बचत बराबर ए का रेशियो, बी की बचत बराबर बी का रेशियो, सी की बचत बराबर सी का रेशियो। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब देखो 100 सब में दिख रहा है तो मेरे हिसाब से 100 काट दीजिए, लिख के बताना जरूरी था। 5 दिख रहा है, 5 चौक 20, 5 से 3, 5 से 5, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से इसको काट दीजिए, कितना? 2 आ गया। 3 से इसको काट दीजिए, कितना? 3 आ गया। 5 से इसको काट दीजिए, कितना? 4 आ गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो 2, 3, 4 आपको दिख रहा है ना, अब ये आय का रेशियो है ना कि बचत का। जब भाग दे दिया तो ये आय का रेशियो आ गया 2, 3, 4। इसी के साथ पिक्चर समाप्त हो चुकी है। तीनों का योग 72,000 है। 4, 3, 7 और 2, 9। यहां तीनों का योग 9 है। किसका पूछा जा रहा है? ए का वेतन। ये ए का 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16, 16,000 राइट आंसर। 16,000 राइट आंसर, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और दोबारा समझ लें। आय दे रखी है, 100% आय होगी हर किसी की, ए बी सी की। उसमें से 20 अगर 80 खर्च कर रहा है 20 बचा रहा है, 85 खर्च कर रहा है 15 बचा रहा है, 75 खर्च कर रहा है 25 बचा रहा है। और बचत का रेशियो भी दे रखा है। बचत जब ये परसेंटेज भी हो और रेशियो भी हो तो उसको आय में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैंने आपको फंडा सिखा दिया। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिएगा मेरे भाई, यदि किसी आदमी को अपने पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज क्या है? यह सवाल मैंने आपको करा दिया है सेम इससे पहले। ठीक है, 7% वाला जो 8%, 11% वाला था वो सेम सवाल है। 10% वाला जो था, तो ऐसे ही ये सवाल है, तो सेम समझिए। कितना है? एक आदमी अपनी पूंजी का 1/4 1/4 भाग पर 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 2/3 भाग पर 5% और शेष पर मालूम नहीं है, तो बस वही सेम फंडा। कितना? 12। तो इनका जो आ गया, कितना आ गया? 12 आ गया। तो हम 12 की जगह क्या मानेंगे? अब बताने की जरूरत नहीं है। 12 की जगह हम मानेंगे 1200। क्यों मानेंगे? अब आप समझ गए होंगे। 1200 का कितना? 1/4, 4 का भाग 2 कितना आ गया? 300। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। 300। अगला 1200 का कितना? 2/3। अब देखो 1200 का 2/3 लेना है। 1200 का 2/3 लेंगे, 3 से कितने बार? 4 बार। 4 दूनी कितना? 800। तो यहां आने वाला है आपका 800। खाली आप 1/3 नहीं है, 2/3 है। 3 का भाग देंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका निकाल दिया हमने 2/3। 800, 300, 1100, तो रिमेनिंग कितना बचा? आप कहोगे साहब 100। क्यों? 800, 300, 1100, 100, 1200। यहां तक बात आपको पिक्चर क्लियर हो गई? आपने कहा यस सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आगे भी इसकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। 1/4 भाग ये था। 300 का 3%, 800 का कितना? 5%, 100 का कितना? 11%,
परसेंट से 2 जीरो कट गई तो कितना बचा 9, परसेंट से 2 जीरो कटी तो कितना बचा 40, परसेंट से 2 जीरो कटी तो कितना बचा, आप कहोगे सब 11, 11 9 20, 20 और 40 कितना हो गया 60। एक तरीके से देखा जाए तो वहां इससे पहले सवाल में 102 यूनिट मिल रहे थे, आपको यहाँ 60 यूनिट मिल रहे हैं। कितने यूनिट मिल रहे हैं, 7 यूनिट मिल रहे हैं। ठीक है, जब आपको 7 यूनिट मिल रहे हैं तो आप एक बात समझिए, ये 60 यूनिट जो आपको मिल रहे हैं एक तरीके से क्या है, आप समझो ये 60 यूनिट आपका एक तरीके से इंटरेस्ट है, ब्याज है। ये 60 रुपए ब्याज, ये यूनिट ब्याज है, 60 रुपए यूनिट ब्याज है। और जब बात परसेंटेज पे पूछे तो टेंशन वाली बात नहीं है, जब ब्याज यूनिट ब्याज है 60 रुपए, और ये 60 रुपए ब्याज किस कौन से धन के ऊपर मिली, ये पी है, पी मतलब धन, पी मतलब प्रिंसिपल धन, धन माना 1200 रुपए पर अगर आपको 60 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 60 रुपए ब्याज किस पर मिला, आप कहोगे साहब 1200 पर मिला। तो 60 1200 का कितना परसेंट है ना, 60 1200 का 5% है, क्योंकि 1200 का 10% 120 होता है और ये आधा है। चाहो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 12 पंजे 60, 5%। ठीक है, राइट आंसर 5%। परसेंट नहीं लगाया तो आप लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत ब्याज आपको पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्दी नए कॉन्सेप्ट के साथ। आय व्यय पर आधारित के लास्ट क्वेश्चन है, फिर मिसलेनियस में आएगा तो हम आपको करा देंगे। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 30% एक धर्मार्थ 3% सॉरी एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कर देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए व्यय करता है। बहुत ही सरल सवाल है, आप भी कर लोगे, बच्चा भी कर लेगा। 23% भोजन पर व्यय और मतलब प्लस 3% टेस्ट में दान करता है। दान करना मतलब भी एक तरीके से व्यय कर दिया ना, उसके पास से तो चला गया ना, सेविंग कहाँ हुई, सेविंग थोड़ी हुई, क्योंकि उसने तो दान कर दिया। तो 30 और 3 33 और का मतलब है प्लस, तो 33% क्या करता है, वो खर्च करता है। व्यय मतलब खर्च करता है, 33% वो क्या करता है, खर्च करता है। इन दोनों मदों पर 2310 रुपए व्यय करता है। तो ये तो इसी के बराबर दे दिया, निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी खर्च है और खर्च का ही वैल्यू दे रखा है, तो खत्म। ये तो 2310 रुपए 33 यूनिट के 33% के बराबर है। और पूछा है उसके महीने का कुल वेतन, और कुल वेतन 100% होता है, ये बात याद रखिएगा, है ना। और देखो उसने बोला है ना कि 30 और 3 खर्च करने के बाद वह इन दोनों मदों पर, इस पर और इस पर, दोनों मदों पर 2310, मतलब 33% की वैल्यू है 2310। खत्म कैलकुलेशन। 11 से 3, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकन 11, 3 से 7 कितना आ गया 70, और 70 का जब गुणा करोगे तो मेरे हिसाब से बनना है भैया 7000 आपका डी ऑप्शन। आज की सेवाएं समाप्त हुई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और मैं अपनी तरफ से अपना 100% देता हूं, बाकी आप भी देते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्दी। राधे राधे, जय मां रहना वाली।